गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं परवेज अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, एस कॉलेज विक्रमगंज से हूँ। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वैदिक साहित्य का अध्ययन किया था। वैदिक साहित्य के आधार पर ही संपूर्ण वैदिक काल को जाना जाता है और इसी से आर्यों के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन को जाना जाता है। आज हम आर्यों के राजनीतिक जीवन को जानेंगे। वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और उनका प्रशासनिक संगठन क्या था, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम स्रोत की बात उठती है तो वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन के लिए स्रोत वैदिक साहित्य ही है। वैदिक साहित्य कहने का अर्थ 4 वेद, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद है। आर्य 1500 BC के आसपास उत्तर पश्चिम में आते हैं। उत्तर पश्चिम से फिर वो भारत में प्रवेश करते हैं और सर्वप्रथम वो सप्त सिंधु प्रदेश में आकर बसते हैं, जो कि सतलज, जो कि सिंधु और सरस्वती के बीच का क्षेत्र था। यहीं आर्य सर्वप्रथम 5 जन की स्थापना करते हैं। ये जन कबीला था। कबीले के रूप में आर्य संगठित हुए और 5 कबीलों या जनों का यहाँ वो स्थापना करते हैं। इसलिए सर्वप्रथम आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में बसे और ये 5 जन थे: यदु, अनु, दुह, दुर्वश और पुरु। इसमें सबसे शक्तिशाली पुरु था। आगे इनका विस्तार पूरब की ओर होता है। सरस्वती से यमुना के बीच में ये बसते हैं और 5 के बाद 4 जनों की और स्थापना होती है। ये थे भरत, त्रिस्तुक, सृंजय और क्रेवी। एक जन और था गांधारी, जो कश्मीर में था, और एक पूर्वी राजस्थान में चेदी जन था। तो कहने का अर्थ यह कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों ने 11 जनों की स्थापना की। 11 कबीलों में जनों में वो बसे, जन में वो बसे। इन 11 जनों का प्रशासन कैसे चलता था, इसी को हमें जानना है। जैसे आज प्रशासन की सुविधा के लिए देश को राज्य में, राज्य को जिले में, जिले को अनुमंडल में, अनुमंडल को पंचायत में बांटते हैं, वैसे ही आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था का भी विभाजन किया जाता है। इस सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई ऋग्वैदिक काल में जन थी। जन विभाजित था विश्व में, विश्व विभाजित था ग्राम में, और ग्राम विभाजित था परिवार में। परिवार सबसे छोटी राजनीतिक सामाजिक इकाई थी। यह राजनीतिक इकाई भी थी और सामाजिक इकाई भी थी। परिवार से बड़ा ग्राम था, ग्राम से बड़ा विश्व था, विश्व से बड़ा जन था। जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी। सबसे बड़ी सामाजिक इकाई भी यही थी और ये सबसे बड़ा पहचान का आधार भी यही था। परिवार व्यक्ति का समूह था जिसका एक मुखिया होता था। मुखिया के लिए एक शब्द आया है। मुखिया के लिए, मुखिया को गृहपति या कुटुंब कहा गया। परिवार में मुखिया सबसे शक्तिशाली होता था। हालांकि सैद्धांतिक रूप से ऋग्वेद में सबको समान बताया गया है, लेकिन मुखिया की प्रमुखता होती थी और वही सारे निर्णय लेता था। और ये हमेशा एक पुरुष ही होता था, मुखिया। इसलिए परिवार पितृसत्तात्मक था, संयुक्त था। परिवार से बड़ी इकाई ग्राम थी। ग्राम का प्रमुख ग्रामनी कहलाता था। ग्राम से बड़ी इकाई विश्व थी। विश्व का प्रमुख विश्वपति कहलाता था और विश्व से बड़ी इकाई जन थी। प्रमुख रूप से हमें
जन की प्रशासनिक व्यवस्था को जानना है कि जन का शासन कैसे चलता था। जन की प्रशासनिक व्यवस्था का प्रमुख राजा होता था। राजा को उस समय आज की तरह राजा या राजन नहीं कहा जाता था। व्यवस्था पूरी तरह राजतंत्रात्मक थी और राजा के लिए एक अलग शब्द गोप्ता या गोपति प्रयोग किया जाता था। इसके अधिकार बड़े सीमित थे और कार्य भी सीमित थे, क्योंकि ऋग्वैदिक काल की जनसंख्या बहुत कम थी और प्रशासनिक के दांव पेच भी बहुत कम थे, जरूरत भी बहुत कम थी। राजा का कार्य मात्र दो होता था: युद्ध के समय कबीले की रक्षा करना और युद्ध के समय सेना का नेतृत्व करना। अब राजा की सहायता के लिए कुछ लोग होते थे, कुछ सहायक नियुक्त किए जाते थे। तो राजा की सहायता के लिए एक अधिकारी होता था जो पुरोहित कहलाता था। पुरोहित पुरोधा वर्ग से आता था। ऋग्वैदिक काल में समाज वर्ण में नहीं विभाजित था, वर्ग में विभाजित था और 3 वर्ग थे: पुरोधा, योद्धा और सामान्य विश्व वर्ग। तो पुरोहित नामक अधिकारी इसी पुरोधा वर्ग से आता था। इसका कार्य राजा के लिए यज्ञ करना था और जनता के लिए भी यज्ञ अनुष्ठान करना था। और जब युद्ध होते थे तो वो देवताओं को राजा के पक्ष में या जन के पक्ष में करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करता था, इसलिए इसकी महत्ता बहुत थी। एक अन्य अधिकारी ग्रामनी था। ग्रामनी सभी ग्रामों का प्रमुख होता था। यह ग्राम और राजा के बीच की कड़ी था। एक अन्य अधिकारी वाजरपति था। ऋग्वेद में पशुओं का बड़ा महत्व था। सबसे बड़ी संपत्ति पशु ही मानी जाती थी और इसी के लिए युद्ध भी होते थे। इसलिए ग्रामों में जो चरागाह भूमि होती थी उसका अधिकारी ये होता था, वाजरपति, और उसी की देखभाल करता था। उपास्ती और इब्ब नामक भी अधिकारी थे। ये राजा के व्यक्तिगत सेवक होते थे। यह राजा की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे और राज परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। अस्पस नाम का भी अधिकारी होता था। अस्पस दूत को कहा जाता था, दूत को कहा जाता था या गुप्तचर को कहा जाता था। अस्पस का अर्थ गुप्तचर होता था। तो यह संदेश वाहक भी था। राजा के संदेश को गांवों तक पहुंचाता था, लोगों तक पहुंचाता था। एक अन्य अधिकारी न्यायवदीन होता था। न्यायवदीन न्याय से संबंधित था और यह राजा के निर्णयों को जनता तक पहुंचाता था या उसे लागू करता था। तो ऋग्वैदिक काल में जन की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत साधारण थी। राजा के अधिकार भी सीमित थे और ये जो गोप्ता गोप या गोपति होता था उसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी नियुक्त थे। कुछ अधिकारी होते थे जो पुरोहित, सेनानी, ग्रामनी, न्यायवदीन, उपस्ति, इब्ब या अस्पस कहलाते थे। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ जटिलता आती है, कारण कि जनसंख्या बहुत बढ़ चुकी थी, आवश्यकता और प्रशासनिक पेचीदगी अधिक हो चुका था। तो उत्तर वैदिक काल में सबसे बड़ा परिवर्तन यह आता है कि उत्तर वैदिक काल में ही रत्निन व्यवस्था का आगमन होता है। राजा की सहायता के लिए, राजकाज की सहायता के लिए
एक मंत्रिमंडल का निर्माण होता है जिसको रत्निन व्यवस्था कहते हैं। रत्निन भारत में मंत्रिमंडल का सबसे प्राचीन रूप माना जाता है। इसकी संख्या 12 थी। इसमें 12 अधिकारी थे जो कि राजा की सहायता करते थे। उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा अधिक शक्तिशाली हो जाता है। ऋग्वैदिक काल में जनता, सभा समिति इत्यादि चुनते थे राजा को गुण आदि देखकर, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद, गोपति पूरी तरह से पारिवारिक वंशानुगत व्यवस्था के अंतर्गत आ जाता है। हालांकि ऋग्वैदिक काल में भी व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी ही, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आके राजा अपने ही परिवार से बनने लगा। ऋग्वैदिक काल में कोई जन संस्था थी क्या? तो ऋग्वेद के आधार पर स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि ऋग्वैदिक काल में जन संस्था थी, जनता की संस्था थी, जो 3 तरह की थी, जिसका नाम विदत सभा समिति था। विदत सबसे प्राचीन संस्था थी, ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन, और भारत में सभी संस्थाओं की इसे जननी कहा जाता है, मदर ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशन। विदत से ही सभा समिति का आगमन होता है। विदत महत्वपूर्ण संस्था थी। इसमें महिला पुरुष सभी भाग ले सकते थे और इसमें गांव के वयोवृद्ध अनुभवी लोग भाग लेते थे। दूसरी महत्वपूर्ण संस्था सभा थी। सभा में भी महिला पुरुष दोनों भागीदार होते थे और इसमें गांव के वयोवृद्ध या जन के वयोवृद्ध ही लोग भाग लेते थे, सदस्य होते थे, जिन्हें नियम कानून की जानकारी होती थी। सभा का अधिकार बहुत था। वह राजा के बनाए हुए निर्णय को चेक करता था या जनता की आवश्यकता के लिए निर्णय का निर्माण करता था, नियम कानून बनाता था। जो नियम कानून जनता के अनुकूल नहीं था, राजा द्वारा बनाए जाते थे, तो उन्हें हटा भी सकता था या रद्द भी कर सकता था। इतना ज्यादा अधिकार था। इसलिए सभा को ऋग्वेद में आपत्ति आवेश कहा गया है, क्योंकि राजा पर ये एक प्रकार से चेक था, नियंत्रण था। समिति और सभा विशुद्ध रूप से राजनीतिक संस्था थी, लेकिन विदत सामाजिक धार्मिक संस्था थी। यह विदत समाज और धर्म से संबंधित कानून बनाता था, लेकिन सभा समिति खासकर सभा राजनीति से संबंधित कानून बनाती थी। सबसे ज्यादा महत्व इसी से था। समिति तीसरी संस्था थी। जन के सभी लोग इसके सदस्य होते थे, इसीलिए शायद ही इसकी कभी सभा होती थी और धीरे धीरे इसका महत्व कमता गया और आगे चल के उत्तर वैदिक काल में सभा रह गई और अन्य दोनों संस्थाओं का महत्व कम हो गया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते राजा सबसे शक्तिशाली हो जाता है और अन्य संस्थाओं का या अन्य अधिकारियों का महत्व कम हो जाता है। उत्तर वैदिक काल के प्रशासन में मुख्य रूप से परिवर्तन मंत्रिमंडल के स्तर पर आता है, जो कि रत्निन व्यवस्था के आगमन से शुरू होता है। रत्निन की संख्या 12 मानी गई। प्रथम अधिकारी के रूप में इसमें राजा आता है। ये प्रशासन का प्रमुख होता था और इसके पास कोई विभाग नहीं था, समस्त विभाग इसके पास होते थे। यह किसी में हस्तक्षेप कर सकता था। दूसरा प्रमुख रत्निन राजमहिषी थी, जो राजा की प्रधान पत्नी होती थी। यह भी किसी भी विभाग में हस्तक्षेप कर सकती थी, अत्यंत शक्तिशाली। तीसरा महत्वपूर्ण अधिकारी
पुरोहित ही था। पुरोहित ब्राह्मण वर्ण से आता था और इसके पास धर्म संबंधी विभाग था, शिक्षा भी इसी के पास था। चौथा अधिकारी सेनानी है, ये क्षत्रिय वर्ण से आता था। सेनानी राजा ही होता था और इसका कार्य युद्ध में नेतृत्व करना होता था। सेना से जुड़ा एक अन्य अधिकारी छत्ता था, जो सेना का गठन करता था, युद्ध के समय सेना का गठन करता था। ग्रामनी भी था। ग्रामनी भी जनपद और गांव के बीच में एक कड़ी का काम करता था। राजा और गांव के बीच में एक कड़ी का काम करता था। एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी भागदूत था। भागदूत टैक्स से संबंधित था। इसका काम कर जमा करना था, यह टैक्स कलेक्टर होता था। तो प्रथम बार भारतीय इतिहास में कराधान व्यवस्था का आगमन उत्तर वैदिक काल से हुआ। इसका प्रमुख अधिकारी भागदूत हुआ, यह टैक्स कलेक्टर था। ऋग वैदिक काल में कोई टैक्स नहीं था, कोई कर नहीं थी। जनता स्वेच्छा से राजा को उपहार देती थी, जिसे बलि कहा जाता है। ये जनता पे आरोपित नहीं था, स्वेच्छा से जनता राजा को देती थी और जो लूट से धन प्राप्त होता था उससे भी राजा का काम करना चलता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहली बार टैक्स का आगमन हुआ, कर का आगमन हुआ, एक विभाग का आगमन हुआ। इसका प्रमुख अधिकारी भागदूत कहलाया। कर से ही संबंधित एक अधिकारी संग्रहिता था, जो राजकोष का प्रमुख होता था और उसकी देखभाल करता था। कर विभाग से संबंधित एक अन्य अधिकारी भी था, अक्षवाप, जो आय व्यय का संपूर्ण ब्यौरा रखता था। अभी भी समाज में पशुओं का बड़ा महत्व था, चारागाह का महत्व था। हालांकि अब कृषि का आगमन हो गया और कृषि बड़े पैमाने पर होने लगी, तो इससे संबंधित एक रतनीन था, गोबीकर्ता, जो कि कृषि से जुड़े कार्य को देखता था, कृषि से संबंधित विकास को देखता था, साथ में चारागाह की व्यवस्था करता था, उसकी देखभाल करता था। गोबीकर्ता। एक अन्य अधिकारी पालागल था, यह भी 12 रत्नीन में से एक था और इसका काम संदेश पहुंचाना था। राजा और मंत्रिमंडल में जो निर्णय लिए जाते थे वो गांवों तक, लोगों तक यही पहुंचाता था। एक तरह से यह दूत था। और अंतिम 12वां रत्नीन रथकार था। यह राजा का व्यक्तिगत सेवक था। युद्ध के समय राजा का रथ यही चलाता था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, आवश्यकता बढ़ी, तो प्रशासन का बोझ बढ़ता गया, उसमें पेचीदगी आती गई। और पहली बार उत्तर वैदिक काल में रत्नीन व्यवस्था का आगमन हुआ, जिसकी संख्या 12 थी। और धीरे धीरे राजा सबसे शक्तिशाली हो गया, सभा समिति से भी शक्तिशाली हो गया और ये सब राजा के नीचे आ गए और राजा का अधिकार बढ़ता गया। रत्नीन व्यवस्था में सभी वर्णों का कोशिश की जाती थी कि सभी वर्णों से रत्नीन लिए जाएं, सभी वर्ण से कुछ एक सदस्य इसमें आए।
तो यह जो उत्तर वैदिक काल जनपद का दौर था, इसमें 10 जनपद आए थे। तो इन जनपदों का प्रशासन राजा द्वारा विभिन्न रत्निन के सहयोग से किया जाता था। तो यह था वैदिक काल का प्रशासनिक संगठन, राजनीतिक जीवन। आगे हम लोग वैदिक काल के धर्म और समाज का अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।